एक सवाल है इंद्रसेन जी का और इन्होंने पूछना चाहा है कि आईआरएफसी पर आपका नज़रिया क्या है? क्या यह पोर्टफोलियो शेयर के रूप में रखा जा सकता है लंबी अवधि के लिए और क्या ये अभी सही समय है? साथ में कह रहे हैं ये 3 टुकड़ों में खरीदना चाहते हैं, तो क्या वो खरीदारी शुरू करने का ये सही समय है? ये तो ऐसा मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं है इस पे कि इस लेवल पे खरीदारी शुरू कर दें, लेकिन हाँ, जिस तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ मुझे दिख रहा है, ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक बन सकती है। लेकिन अगर आप उम्मीद करते हैं कि जो रन इसमें आपने देखा है फ्रॉम ₹20 टू 35, ₹36 ये इमीडिएट मिलने वाला है, नहीं मिलने ये थोड़ा अब सुस्ताएगा, जो इसमें मेन जो बुयांसी थी वो एक बार के लिए थम चुकी है। कंसोलिडेशन करेक्शन होना चाहिए, अब कहाँ तक होगा? ऐसे केसेज़ में होता ये है कि 50 डीएमए तो टेस्ट होता ही है और 50 डीएमए अगर टेस्ट हो गया और वहाँ पे भी नहीं रुका स्टॉक तो 200 डीएमए भी टेस्ट होता है। तो इस जंक्शन पे तो हम ये नहीं कह सकते कि 50 डीएमए पे रुकेगा कि 200 डीएमए। ओके, आज का देख के मुझे यही लगता है कि इसका इमीडिएट सपोर्ट है ₹30 ₹31 का और 20 डी 50 डीएमए सपोर्ट है ₹30 का। तो मतलब ये इन्फर कर सकते हैं हम कि इन बिटवीन 30 टू 31 सपोर्ट आनी है। ये एक पहला इन्फरेंस है। अगर यहाँ आ गया सपोर्ट ले लिया, तो फिर ठीक है यहीं कंसोलिडेट करेगा, लेकिन अगर 30 के नीचे जाता है, इसका मतलब ये है कि इस जाने के लिए तैयार है 27-28 के नीचे। ये इस रेंज तक बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, तो मतलब ये है कि 30 के आस-पास से अगर एक्यूमुलेशन शुरू भी किया, तो आपके पास रिस्क है कुछ 10-15% का, जो कि इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आप इसको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो 30 एंड बिलो कुड बी अ गुड लेवल, जहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन अपने ध्यान यही रखिएगा कि अगर इसका 27-2650 के नीचे क्लोज़ शुरू हुआ तो मे बी ये जो रन था ये बहुत मीनिंगफुल रन नहीं रह जाए। तो उस समय या तो एक बार रिव्यू करा लीजिए, चेक कर लेंगे कि उस समय क्या सिचुएशन है। बट जब तक वो नहीं होता है पॉसिबली ये एक्यूमुलेशन का कैंडिडेट है और अभी बहुत कुछ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बाकी है, तो धीरे-धीरे होता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी। जहाँ पर अच्छी उम्मीदें रहती हैं, पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर लगता है, वहाँ भी कई बार ये दिखता है कि अब जैसे इसमें देखिए आप नवंबर 2022 का टॉप था। इस बार की चाल में वहीं तक गया, उसको थोड़ा पार भी कर गया, लेकिन उसके बाद जो वहाँ से एक रिवर्सल आया है, वो कितना तेज़ है। तो पिछले टॉप जो हैं, इसीलिए थोड़ा मतलब एक बार को सावधान तो रहना ही चाहिए ना वहाँ पर। नहीं, बिल्कुल रहना है, 100% रहना है और इसीलिए ऐसे स्टॉक्स में आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। चूँकि ये है कि 30 के नीचे आपका रिस्क रिवार्ड फ़ेवरेबल हो जाता है। क्योंकि यहाँ से वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से इसमें 10-15% का करेक्शन बनता है, जो इसके वैल्यूएशन को एवरेज के आस-पास लेके चला आएगा। रिज़ल्ट भी थोड़ा-सा थमता हुआ दिख रहा है, तो मेबी जो इसका प्रीमियम मल्टीपल मिल रहा था, वो प्रीमियम मल्टीपल नहीं मिलेगा। ये अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी जो है उसके हिसाब से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 30 के नीचे या 30 के आस-पास रिस्क उतना नहीं रहेगा, लेकिन नेवर नो अगर यहाँ से अर्निंग्स पलट गए तो क्या? तो अगर पीक जी। अर्निंग हो गया तो उस केस में फिर आपको देखना पड़ेगा 26-27 के नीचे नहीं रखना चाहिए, फिर साइकिल चेंज हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ इस चार्ट को देख कर के मेरे मन में आपसे पूछना है कि जब इससे पहले नवंबर 2022 में जब चाल बनी थी, उस समय भी आप देखिए जो एकदम से तेज़ी आई, 23 से 35, 36, 37 तक गया। उस दौरान आप देखिए खरीदारी वाली कैंडल्स जो हैं, इसके वॉल्यूम को देखें तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स दिखती हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और हरी कैंडल्स खरीदारी की बनी हुई हैं। उसके बाद फिर ये एक सुस्ती में आ गया, कंसोलिडेशन चला, उस दौरान वॉल्यूम भी कम हो गया और ऐसा हमें कोई बड़ा खरीदारी वाला मूव तो बीच-बीच में 1-2 आए हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं। जब ये नीचे आ रहा है तो एकदम वॉल्यूम आप देखें तो सूख गए। अब ये वापस चला है तो इस वापस चलने के दौरान भी वॉल्यूम बढ़े हैं और वो खरीदारी वाले वॉल्यूम हैं। वापस जब गिर रहा है तो वॉल्यूम फिर से ड्राई होते जा रहे हैं। इसको कैसे देखा जाए? क्या ये जो वॉल्यूम बीच-बीच में बढ़ते हैं, क्या वो इसलिए बढ़ते हैं कि कुछ इंस्टीट्यूशनल खरीदारी आ रही है उस दौरान और वो खरीद करके ज ठंडे पड़ जा रहे हैं, उनका जब खरीदारी का कोटा पूरा हो जा रहा है, उसके बाद वॉल्यूम सूख जा रहे हैं और फिर चूँकि नई खरीदारी नहीं आ रही है, इसलिए वो धीरे-धीरे फिज़ल आउट होता जा रहा है? देखिए पहले क्या था कि अब इसमें जितने भी पीएसयूज़ होते हैं ना, उसमें एक बड़ा लैग टाइम होता है अर्निंग जनरेट होने का। इसलिए फंड्स बहुत ज़्यादा दिन तक मतलब एक प्रोपोर्शन तो रहेगा पीएसयू का, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट नहीं होता है
किसी भी फंड का या फॉरेन फंड्स का। लेकिन जिस तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश आया है, इनफैक्ट एक समय ऐसा था कि मेरा भी रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी समय तक इन्वेस्ट करके बैठा था, लेकिन रिज़ल्ट नहीं दिखा। चूँकि बहुत समय हमें भी एक सर्टेन प्रॉफ़िट जनरेट करना होता है लोगों के लिए, तो नहीं दिखा तो हम भी बाहर हो गए उससे। तो अभी इनका एक तो वेट टाइम इतना ज़्यादा होता है कि उसके कारण उतना पेशेंस रखना मुश्किल हो जाता है। और ये ऐसी बात तो है नहीं, कंपनी तो अर्न कर रही है। कंपनी अर्न कर रही है तो उसके साथ बने रहते हैं, प्लस ईएसयू है तो और कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ डिविडेंड देती रहती है। अर्निंग्स रुकते नहीं हैं इसके। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि फंड्स अगर ले रहे हैं पीएसयूज़ तो उसमें थोड़ा वेटेज तो उतना नहीं रहेगा जो कि ग्रोथ कंपनीज़ में रहेगा या प्राइवेट सेक्टर में रहेगा। ठीक है? तो ये जो वॉल्यूम बढ़ने और उसके बाद ठंडे पड़ जाने का खेल है, इसको कैसे समझा जाए? देखिए आज के तारीख में रिटेल भी जम के खरीदता है। आज की तारीख में रिटेल का भी पैसा अच्छा खासा मार्केट में आता है और जिस तरह से राइज़ इसकी ₹20 के बाद शुरू हुई और जो न्यूज़ आने लगे ना, उसमें सारी दुनिया इसमें घुसी हुई और इसीलिए वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता है। तो थोड़ा इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन नहीं होने का कोई सवाल नहीं है 100% है बिकॉज़ जिस समय बातचीत करता था, इंस्टीट्यूशन भी फ़ेवरेबल थे रेलवे स्टॉक्स के लिए। तो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है, डेफ़िनिटली है। लेकिन इतना फ़ेवरेट इंस्टीट्यूशन का पीएसयू नहीं होता है, जितना प्राइवेट सेक्टर होता है। ये मेरा पॉइंट है। जी। चलिए, तो अब आपके सामने अपने लिए लेवल्स भी क्लियर हैं, किस तरह से इसमें आगे ध्यान दे कर के रखना है। कुल मिलाकर के निवेश के लायक है, लेकिन अभी नीचे आ रहा है, तो जब नीचे आ जाए, सोमेश जी ने लेवल्स बताए, उनके आस-पास आए, तब वापस इसमें खरीदारी के लिहाज से आप देखें।